नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पी फॉर पोर्टफोलियो में। आज हम बात करने वाले हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा के बारे में। आज भारी तेजी देखने को मिली थी, 7% तक ऊपर गया था। इसके क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स आ चुके हैं, भयंकर लॉस देखने को मिला है, उसके बावजूद 7% ऊपर क्लोज हुआ है। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए, बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए या होल्ड करना चाहिए, और चार्ट्स पर हमें कौन से लेवल्स और टारगेट्स दिखाई देते हैं उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। तो चलिए बात करते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा के बारे में। तो आप देख सकते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 508 रुपीज, जो कि है 7.14% ऊपर। अगर बात करें इसके टेक्निकल रेटिंग के बारे में तो टेक्निकल रेटिंग इसे वेरी बुलिश बता रहे हैं। वैल्यूएशन के बारे में भी जान लेते हैं। 61,000 करोड़ की मार्केट कैप है। पी रेशियो है 13.18, जबकि इंडस्ट्री की पी 21.3 है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी चीप वैल्यूएशन पे मिल रहा है। पी रेशियो काफ़ी कम दिखाई दे रहा है अगर हम इसे कंपेयर करते हैं इंडस्ट्री के पी से। प्राइस टू बुक की बात करें तो वो है 1.8, यहाँ पर भी ज़्यादा महंगा हमें दिखाई नहीं देता है। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 1.71% का अच्छा खासा डिविडेंड यील्ड है। डिल्यूरेबल्स दिखाई दे रहे हैं 26.43% के। तो अब चलिए देखते हैं क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स कैसे आए हैं, कहाँ पर हमें लॉस देखने को मिला है और कहाँ पर प्रॉफिट। तो एक नज़र डाल देते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा के क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स के बारे में। तो आप देख सकते हैं जो सारे फिगर्स है वो है रुपीज़ इन करोड़ में। तो देखते हैं कितनी आई है टोटल इनकम। तो आप देख सकते हैं जो टोटल इनकम इस क्वार्टर में देखने को मिलती है वो है 9,458 करोड़, जो कि थी 12,551 करोड़ पिछले क्वार्टर में। अगर पिछले साल के बारे में बात करें यानी कि मार्च 2019 के क्वार्टर के बारे में, तो वहाँ पर हमें 14,271 करोड़ की टोटल इनकम देखने को मिली थी। तो आप समझ सकते हैं अच्छी खासी फॉल देखने को मिली, चाहे वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हो या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। तो अब देखते हैं कि नेट प्रॉफिट कितना आया है। तो प्रॉफिट और लॉस आफ्टर टैक्स जो निकल कर आता है, प्रॉफिट तो भूल जाइए, हमें लॉस देखने को मिला है वो भी 2,502 करोड़ का। तो आप देख सकते हैं अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। पिछले क्वार्टर में हमें 306 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला था। पिछले साल की बात करें यानी कि मार्च 2019 के क्वार्टर के बारे में, तो 848 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला था, जो कि घटकर लॉस में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप समझ सकते हैं अच्छी खासी डाउनफॉल देखने को मिले, चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस हो या ईयर ऑन ईयर बेसिस। ये तो हो गई क्वार्टर की बात है। अब देखते हैं फाइनेंशियल ईयर में कैसी सिचुएशन बनी हुई है। पूरे फाइनेंशियल ईयर की रिपोर्ट देख लेते हैं। तो जो टोटल इनकम पूरे फाइनेंशियल ईयर की बनकर आती है वो है 47,155 करोड़, जो कि थी 55,302 करोड़ पिछले साल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी हमें गिरावट देखने को साफ साफ नज़र आ रही है। अगर बात करें इनकम के बारे में यानी कि प्रॉफिट के बारे में, तो आप देख सकते हैं प्रॉफिट जो हुआ है वो है 1,330 करोड़ का। इसमें भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। पिछले साल जो प्रॉफिट हुआ था वो था 4,796 करोड़। तो आप देख सकते हैं अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिलता है प्रॉफिट्स में भी। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि प्रॉफिट एंड लॉस आफ्टर टैक्स में हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इतना ज़्यादा लॉस क्यों देखना पड़ा है। 2,502 करोड़ का लॉस हमें देखने का मिला है। इसका रीज़न क्या है उसके बारे में भी मैं बताना चाहूँगा। तो यहाँ पर एक्सेप्शनल आइटम्स करके कुछ दिखाई दे रहा है, जिसका फिगर है 2,780 करोड़ का आउटफ्लो, यानी कि 2,780 करोड़ लॉस में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वो एक्सेप्शनल आइटम्स में इतना ज़्यादा खर्चा हो गया है। ये एक एक्सपेंस है। क्या है ये एक्सपेंस उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो ये जो 2,780 करोड़ का हमें लॉस दिखाई दे रहा है वो क्यों है उसके बारे में जान लेते। तो ये जो ऑन अकाउंट ऑफ इम्पेयरमेंट प्रोविजन फॉर सर्टेन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो आपको पता ही होगा कि सिर्फ हम लोग एज अ पर्सन इंडिविजुअली इन्वेस्ट नहीं करते, कॉर्पोरेट कंपनीज भी इन्वेस्टमेंट करती हैं अलग अलग सेक्टर्स में, प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करती हैं, स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करती है, बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करती है। तो ऐसे ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को फ़र्क पड़ता है जब मार्केट क्रैश होती है, इकोनॉमी नीचे आती है, तो उन्हें भी एक रिकॉग्नाइज लॉस रिपोर्ट करना पड़ता है। यही है वो रीज़न। दूसरे भी कई रीजंस होते हैं, जैसे कि क्रेडिट पर बिजनेस करना, किसी को उधारी पर माल दिया होता है, लेकिन अभी कोविड-19 की सिचुएशन ऐसी हो गई कि ऐसा एक्सपेक्टेड हो सकता है कि वो हमें पैसे वापस ना दे पाए, हमारे जो पैसे उसे लेने के बनते हैं वो उसे कर्जा चुका ना पाए, और इसके वजह से हमें एक लॉस सहन करना पड़ सकता है। तो उसकी जो एक ओवरऑल हम अंदाज़ा लगाते हैं कि कितना लॉस हो सकता है, उसी वजह से एक प्रोविजनिंग करते हैं, और उसी प्रोविजनिंग के कारण हमें इतना ज़्यादा लॉस दिखाई दिया था इस क्वार्टर के रिजल्ट्स में। इसी वजह से एक्सेप्शनल आइटम्स में 2,780 करोड़ का हमें आउटफ्लो देखने को मिला था, एज ए एक्सपेंस देखने को मिला था, और इसी कारण इस क्वार्टर रिजल्ट्स में अच्छा खासा हमें लॉस देखने को मिला है। तो चलिए देखते हैं चार्ट्स पर कैसी मूवमेंट दिखाई दे रही है, कौन से लेवल्स और टारगेट्स आगे आने वाले दिनों में हमें दिखाई दे सकते हैं।
तो आप देख सकते हैं कि हम लोग चार्ट्स पर आ चुके हैं, जहां पर हमें पता चलता है कि 550 580 के लेवल से गिरने के बाद 250 के आसपास इसने सपोर्ट लिया। उसके बाद अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है, 500 के आसपास ये ऑलरेडी पहुंच चुका है। यानी कि 2 या 3 महीने में इसने अपने पैसे को डबल कर दिया। अगर आपने 250 पे लिया होता तो सिर्फ 2 या 3 महीने में हमें 100% के रिटर्न्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अगर आज के कैंडल के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं कि सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर ये निकल चुका है, चाहे वो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज यानी कि 20 डेज का ईएमए या 50 डेज का ईएमए हो, या फिर लॉन्ग टर्म हो जैसे कि 200 डेज का ईएमए। आप देखेंगे कि पिछले कुछ 5 या 7 दिनों से ये इसी लेवल पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। इसके 200 डेज के मूविंग एवरेजेस के ऊपर जाना इसको मुश्किल लग रहा था, लेकिन आज की कैंडल देखकर ये पता चलता है कि ये एवरेज भी टूट चुका है, ये रेजिस्टेंस भी टूटता हुआ नजर आ रहा है। अगर बात करें इसके इंडिकेटर्स के बारे में तो मनी फ्लो इंडेक्स का जो नंबर निकल कर आ रहा है वो है 67.6। पिछले कुछ दिनों पहले ही 80 के ऊपर निकल चुका था, यानी कि ओवरबॉट हो चुका था, लेकिन अभी थोड़ा नीचे आ चुका है और करंटली 67 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर बात करें आरएसआई के बारे में तो आरएसआई का जो नंबर है वो है 73.22। आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है आरएसआई के नंबर में, काफ़ी ज़्यादा ऊपर निकलता हुआ दिखाई देता है। एमएससीडी के बारे में बात कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं एमएससीडी ने हमें कई समय पहले ही बुलिश क्रॉसओवर दे दिया था। उसके बाद कई बार इसने कंफ्यूजन किया कि यहाँ पर बियरिश क्रॉसओवर हो जाए, यहाँ पर बुलिश क्रॉसओवर होने के बाद ऐसा यहाँ पर ही हुआ था कि बियरिश क्रॉसओवर हो सकता है, यहाँ पर भी एक चांस था और रिसेंटली यहाँ पर भी एकदम नज़दीक पहुँच चुका था, लेकिन बियरिश क्रॉसओवर नहीं हुआ है और तेज़ी कंटिन्यू रही है, यानी कि अच्छी खासी तेज़ी ओवर द फ्यू मंथ्स इसने हमें दिखाई है। अगर बात करें इसके बॉलिंजर बैंड के बारे में तो आप देख सकते हैं कि बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड के आसपास आने की कोशिश भी नहीं कर रहा है। लोअर बैंड को छोड़ने के बाद ये सिर्फ मीडियन पर सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं तेज़ी कंटिन्यू रहती है, मीडियन पर सपोर्ट लेने के बाद ये रेजिस्टेंस को फेस करता है जो कि है इसका अपर बैंड, उसके बाद वापस मीडियन पे सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देता है। करंटली इसका जो अपर बैंड कैलकुलेट होकर आता है वो है 520। अगर मीडियन के बारे में बात करें तो वो है 444। अगर लोअर बैंड के बारे में बात करें तो वो है 368 का लेवल। अब मैं आपको पिवट पॉइंट्स भी दिखाना चाहूँगा, वहाँ पर कैसी सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे रही है वो भी दिखाना चाहूँगा। पिवट लेवल है 409 का, रेजिस्टेंस लेवल तो ये तोड़ ही चुका है। जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस हो सकता है वो है 518 रुपीज़ का, जो कि काफ़ी नज़दीक है। अगर ये लेवल भी टूटता है तो पिवट पॉइंट के हिसाब से जो दूसरा रेजिस्टेंस है वो है 626 का। अगर आपको सपोर्ट्स के बारे में बताऊं तो सपोर्ट है 368 का, और अगर उससे भी नीचे जाता है तो 300 का भी सपोर्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट माना जाएगा। अब मैं आपको ऑल टाइम चार्ट दिखाना चाहूँगा जहाँ पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगी, जिससे हमें पता चलेगा कि ऑल टाइम कैसी मूवमेंट बनी हुई है। तो आप देख सकते हैं ऑल टाइम चार्ट में हमें पता चलता है कि 2009 के बाद इसमें अच्छी खासी तेज़ी बनी रही थी, अच्छे खासे रिटर्न्स इसने हमें बना कर दिए थे। 1000 रुपीज़ के आसपास ये स्टॉक पहुँच चुका था, लेकिन 2018 के बाद इसमें अच्छी खासी गिरावट बनी हुई थी, जो कि ऑलमोस्ट हर एक ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स में थी, क्योंकि ऑटो इंडस्ट्री एक स्लो डाउन में आ गई थी। आप देख सकते हैं कि 2018 के बाद अच्छी खासी गिरावट बनी हुई थी। 1000 रुपीज़ का स्टॉक 250 तक आ चुका था, इसलिए थोड़ा सा बाउंस बैक आना तो बनता ही था। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है। अभी भी ये 500 रुपीज़ पे चल रहा है, ऑल टाइम हाई से अभी भी 50% करेक्शन पर ही चल रहा है। तो अब बात करते हैं इसमें पोजीशंस के बारे में। तो मेरा मानना है अगर आपने बहुत ही ज़्यादा ऊपर पोजीशन बनाई है, बहुत ही ज़्यादा डीप लॉस में चल रहे हैं, तो मेरा मानना है आप एक काम कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं या फिर इसमें से एग्जिट करने के बारे में भी सोच सकते हैं, क्योंकि हमने देखा कि सेल्स कम होती जा रही हैं। ऑटो इंडस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है आगे आने वाले दिनों में, क्योंकि स्थितियाँ गंभीर होती जा रही है, लोगों की जॉब्स जा रही है, तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है ऑटो इंडस्ट्री के लिए। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि महिंद्रा एंड महिंद्रा अलग कंपनी इसलिए भी है क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल नहीं बेचती है, वो ट्रैक्टर्स भी बनाती है, एग्रीकल्चर के फील्ड में भी वो काम करती है, और इसी की वजह से हमें इतना ज़्यादा रिवर्सल भी देखने को मिला है। इसके साथ हमें एस्कॉर्ट्स में भी अच्छी खासी रिवर्सल देखने को मिली थी, क्योंकि वो एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी बनाती हैं, और इसी की वजह से मेरा मानना है कि अगर आप होल्ड करना चाहते हैं तो आप होल्ड भी कर सकते हैं। अगर आपने नीचे पोजीशन बनाई है, अगर आप लो पे आपने इसमें ले लिया है, अगर आप प्रॉफिट में चल रहे हैं, तो अगर आपको होल्ड करना है लॉन्ग टर्म के लिए तो प्लीज़ होल्ड कीजिए। ओवरऑल कंपनी अच्छी है, वेल डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट रेंज है। अगर आपको इसमें प्रॉफिट बुकिंग करना है तो ये आपकी मर्जी, आप इसमें प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं। अगर आपने फ्रेश बाइंग की बात करें तो करंट मार्केट प्राइस में मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि हमने देखा कि बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड के आसपास चल रहा है, आरएसआई का लेवल भी काफ़ी ऊपर है,
मनी फ्लो इंडेक्स का भी नंबर काफ़ी ऊपर चल रहा है, इसलिए मेरा मानना है कि करंट प्राइस तो इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है। लेकिन अगर इसमें गिरावट बनती है, अगर ये स्टॉक नीचे आता है, तो सपोर्ट के जो एवरेजेस यहाँ पर दिखाई देते हैं वो है 423, 438, 450, इस लेवल पर आप कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ऑटो इंडस्ट्री में अभी भी स्लो डाउन चल रहा है, अभी भी स्लो डाउन खत्म नहीं हुआ है। ऐसे रिवर्सल हमें पहले भी देखने को मिल चुके हैं। आप देख सकते हैं गिरावट के बाद थोड़ी सी तेज़ी देखना स्वाभाविक है, इसलिए ज़्यादा अट्रैक्टिव इसे नहीं मानना चाहिए। अभी की प्राइस तो काफ़ी ज़्यादा ऊपर निकल चुकी है, इसलिए थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है। मैं लेवल्स भी बता दूं जहां पर मैं इसे बाइंग के लिए कंसिडर करूंगा। तो हमने बॉलिंजर बैंड का जो लोअर बैंड देखा था वो था 368 रुपीज़ का, और हमने पिवट पॉइंट में भी देखा कि 368 का जो एक सपोर्ट बनकर आता था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। इसलिए मेरा मानना है कि मैं उसी लेवल पर इसमें बाइंग कंसिडर करूंगा। तो मेरा मानना है मैं वहां पर करूंगा, लेकिन आपका मानना कुछ अलग हो सकता है, आपका डिसीजन कुछ अलग हो सकता है। तो आपको अपने डिसीजन पर फॉलो करना है। आप अपना डिसीजन लीजिए कि आपको कहां पर इसमें इन्वेस्ट करना है या करना है या नहीं। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।